क्वेश्चन नंबर 221 है और क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट फॉर कमर्शियल बैंक्स रेफर्स टू। जो कमर्शियल बैंक द्वारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है ना, वो किससे रिलेटेड है, उसका मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा प्रॉफिट मार्जिन्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा सीआरआर एंड एसएलआर, तीसरा ऑप्शन है हमारा सीआरआर, और चौथा इन्होंने ऑप्शन दिया है डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी टू बी गिवन बाय द बोरोवर्स टू द बैंक एंड द अमाउंट ऑफ लोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब भी हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो जितनी वैल्यू की हम प्रॉपर्टी देते हैं तो बैंक कंपैरेटिवली हमें सिर्फ 60 to 65% तक का लोन प्रोवाइड कराता है। ये 30 to 35% होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, जो सारे बैंक्स अपने पास, जितनी भी कमर्शियल बैंक्स है ना, वो अपने पास इतना मार्जिनल रखते हैं। ठीक है, ये मार्जिनल सेट कौन करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट सेट करता है, और मैक्सिमम लोन इतना मिलता है 60 to 65%। जो बच गया 30 to 35% ये बैंक अपने पास रखता है। ठीक है, अगर पूरा का पूरा 100% दे दिया जाए तो दुनिया तो अपनी प्रॉपर्टी बैंक को बेचना शुरू कर दे, तो बैंक का तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। द मार्जिनल रिक्वायरमेंट फॉर कमर्शियल बैंक रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी to be given by the borrowers to the bank and the amount of loan। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 222 है और क्वेश्चन है हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू। अकाउंटिंग प्रॉफिट किसके बराबर है? वी हैव 4 ऑप्शंस, मतलब 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं और चारों फॉर्मूलाज में से आपको बताना है अकाउंटिंग प्रॉफिट का सही फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है हमारा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम माइनस करेंगे तो क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा। दूसरा ऑप्शन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, तीसरा है हमारा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन है हमारा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड टोटल इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल रेवेन्यू में से जब हम टोटल कॉस्ट इज हमारा लागत, ठीक है, और टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो टोटल रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 223 और क्वेश्चन है हमारा आरबीआई हैज डैश। आरबीआई के ब्रांचेस की बात की जा रही है, तो मैं आरबीआई के बारे में आपको बता दूं कि आरबीआई की कोई ब्रांच नहीं है। इट हैज 4 जोनल ऑफिसेस एंड 19 रीजनल ऑफिसेस। तो आरबीआई हैज नो ब्रांचेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आरबीआई हैज नो ब्रांचेस बट इट हैज 4 जोनल ऑफिसेस एंड 19 रीजनल ऑफिसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 224 और क्वेश्चन है हमारा इफ फर्म्स एवरेज कॉस्ट कर्व इज फॉलोइंग देन मार्जिनल कर्व मस्ट बी। अगर एक फर्म का एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल कर रहा है तो जो मार्जिनल कर्व होगा ना उसका क्या होगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फॉलिंग, दूसरा ऑप्शन राइजिंग, तीसरा ऑप्शन बिलो एवरेज कॉस्ट कर्व और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिलो एवरेज कॉस्ट कर्व। इफ फर्म्स एवरेज कॉस्ट कर्व इज फॉलिंग देन मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट बी बिलो एवरेज कॉस्ट कर्व। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 225 और क्वेश्चन है हमारा फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज गिवन बाय। इंडिया के अंदर फिस्कल पॉलिसी कौन देता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तीसरा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी देता है, और फिस्कल पॉलिसी जो होता है जहां पे गवर्नमेंट के रेवेन्यूज और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स की बात की जाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देता है। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नंबर 226 और क्वेश्चन है व्हिच इज नॉट द मेन एम ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। वी हैव 4 ऑप्शंस। इन्होंने सवाल पूछा है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का इनमें से कौन सा एम नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, दूसरा ऑप्शन यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चाइल्ड अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, तीसरा ऑप्शन अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऊपर के दिए गए तीनों
जो ऑप्शंस हैं वो तीनों एम है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227 है, और क्वेश्चन है हमारा, द गोल ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इज टू मेक एन एक्सपेंडिचर ऑफ -% ऑफ जीडीपी। जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उसमें जीडीपी का कितना परसेंट खर्च किया जाएगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 5% ऑफ जीडीपी एज एन एक्सपेंडिचर ऑन द गोल टू अकम्प्लिश नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। दूसरा ऑप्शन 7%, तीसरा ऑप्शन 6% और चौथा ऑप्शन 8%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 6%। द गोल ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इज टू मेक एन एक्सपेंडिचर ऑफ 6% ऑफ जीडीपी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228 है, और क्वेश्चन है हमारा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो शोज द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन एलिमेंट्री स्कूल इन द एज ग्रुप ऑफ। जो बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में जाते हैं उनका एज ग्रुप क्या है, जो सबसे बड़ा एक प्रपोर्शन है, ठीक है। मेनली किस एज ग्रुप के बच्चे एलिमेंट्री स्कूल जाते हैं, ठीक है, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 6 years to 10 years, दूसरा ऑप्शन 6 years to 14 years, तीसरा ऑप्शन 6 years to 8 years और चौथा ऑप्शन 4 years to 10 years। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 years to 4 years। Gross enrollment ratio shows the proportion of children in elementary school in the age group of 6 years to 14 years. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229, और क्वेश्चन है हमारा, VSAT stands for, VSAT stands for, ठीक है, फुल फॉर्म बताना है VSAT का। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, दूसरा ऑप्शन वेरियस स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, तीसरा ऑप्शन वेरी स्मॉल एप्लीकेशन टर्मिनल्स और चौथा ऑप्शन वैल्यूएबल स्मॉल एपर्चर टर्मिनल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है VSAT स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230 है, और क्वेश्चन है हमारा, ऑन एन एवरेज वन पोस्ट ऑफिस सर्व्स, एक पोस्ट ऑफिस कितने स्क्वायर किलोमीटर को ऑन एन एवरेजली सर्व करता है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 18 स्क्वायर किलोमीटर्स, दूसरा ऑप्शन 21 स्क्वायर किलोमीटर्स, तीसरा ऑप्शन 31 स्क्वायर किलोमीटर्स और चौथा ऑप्शन 51 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 स्क्वायर किलोमीटर्स। ऑन एन एवरेज वन पोस्ट ऑफिस सर्व्स 21 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231 है, और क्वेश्चन है हमारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजेस डैश नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। जो इंडिया की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कितने एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 82 एयरपोर्ट्स, दूसरा ऑप्शन 93 एयरपोर्ट्स, तीसरा ऑप्शन 92 एयरपोर्ट्स और चौथा ऑप्शन 103 एयरपोर्ट्स। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें दिया ही नहीं है। अभी लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से 2020 की हम आपसे बात करें, अभी अप्रैल 2020 चल रहा है, तो 2020, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो सकता है, मैं आपको अभी लेटेस्ट डेटा दे देता हूं कि 2020 के अप्रैल महीने के हिसाब से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अप्रैल माउस से लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, 2020 के हिसाब से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुल मिलाकर के 137 एयरपोर्ट्स मैनेज कर रहा है, ठीक है, 137 एयरपोर्ट्स मैनेज कर रहा है, जिसमें 104 जो है वो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, 23 सिविल एयरपोर्ट्स है और 10 कस्टम एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है 137 एयरपोर्ट्स। जो ऑप्शन में नहीं है, चलिए किसी एक को हम ऑप्शन बना देते हैं, जैसे 93 को काट करके चलिए हम क्या करते हैं, इसको 103 बना देते हैं। सॉरी 137 है, 137, ठीक है, 137 एयरपोर्ट्स, ठीक है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, 137 एयरपोर्ट्स आर द टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स विच इज मैनेज्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हुआ था, तो मैंने गूगल करके देखा तो मुझे सही जानकारी मिली। आप भी गूगल करके, वैसे मैंने देख लिया, आपको जरूरत नहीं है
ठीक है। तो अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स कितने मैनेज करती है, तो टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है वो 137 है, जिसमें 104 डोमेस्टिक है, 23 सिविल है और 10 कस्टम एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 232 और क्वेश्चन है हमारा इंडिया हैज डैश परसेंट ऑफ वर्ल्ड एरिया। भारत के पास वर्ल्ड एरिया का कितना प्रतिशत हिस्सा है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 1.2%, दूसरा ऑप्शन है 2.4%, तीसरा ऑप्शन है 16.7% और चौथा ऑप्शन है 7%। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7th आंसर गलत है। पूरी दुनिया का 18% पॉपुलेशन इंडिया में है, तो मिलता जुलता ये जो था ये भी गलत है। 1.2 भी गलत है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो कि सही आंसर है, ज्योग्राफी में पढ़ा था, इट इज 2.4%। इंडिया हैज 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233 और क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, वो कितने समय ऑन एन एवरेज जी सकता है भारतीय सरकार के हिसाब से। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 58 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन 60 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन 65 ईयर्स और चौथा ऑप्शन 50 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 65 ईयर्स। 65 years is the approximately life expectancy of the people living in India। वैसे 64 हो चुका है जो मैंने अभी लेटेस्ट पढ़ा था, लेकिन ऑप्शन में 65 है तो 65 ही आप करेंगे टिक। अगर 64 होगा तो आप 64 टिक करके आइएगा। ठीक है, इस हिसाब से 65 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 234 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी। इनमें से कौन से स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा लिटरेसी है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन केरला, तीसरा ऑप्शन कर्नाटका और चौथा ऑप्शन तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी केरला। केरला इज द स्टेट, इज द फर्स्ट स्टेट और कह सकते हैं ओनली स्टेट जहां पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी है। इट इज 100% लिटरेसी। वहां के भिखारी लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं। भिखारी मतलब दे आर द वेरी पुअर पीपल, बेगर्स भी अंग्रेजी बोलते हैं, उनको इंग्लिश आती है, उनको लैंग्वेजेस। अच्छा, लिटरेसी की परिभाषा बोले ना, देखिए इंग्लिश बोलने का मतलब जरूरी नहीं इंसान लिटरेट हो। लिटरेसी का मतलब ये होता है, इंडियन गवर्नमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और रिप्लाई दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, अपना नाम लिख सकते हैं, तो आप लिटरेट हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि समझना, क्योंकि छोटे बच्चे भी एक लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, जवाब दे देते हैं, लेकिन दे आर किड्स। यहां पे बोला जा रहा है कि आपको पढ़ना है, समझना है, जवाब देना है और अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, तो केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पे वहां के 100% पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन कोई भी एक भाषा पढ़ सकती है। जरूरी नहीं इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश बहुत ज्यादा वहां पे है, क्योंकि आई हैव बीन देयर फॉर 3 years। मैं 3 साल केरला में रहा हूं तो मुझे मालूम है। ठीक है, एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। एवरीवन का मतलब जितने लोगों से मैं मिला सबके सब अंग्रेजी में बात करते हैं। दे फाइंड डिफिकल्ट टू स्पीक इन हिंदी बट दे आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी? इट इज केरला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 235 है और क्वेश्चन है हमारा इंडिया शेयर इन वर्ल्ड इनकम। इंडिया का शेयर वर्ल्ड इनकम में कितना है? ठीक है, और ये मैंने गूगल किया था, 2020 अप्रैल की बात हो रही है। ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये उस टाइम की बात हो रही है। तो इंडिया का शेयर वर्ल्ड इनकम में कितना है? पहला ऑप्शन 5%, दूसरा ऑप्शन 16.7%, तीसरा ऑप्शन 4.5% और चौथा ऑप्शन 2.4%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 4.5%। इंडिया शेयर इन वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 4.5%। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 236 है और क्वेश्चन है हमारा एवरी डैश पुअर पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 6th, दूसरा ऑप्शन 3rd, तीसरा ऑप्शन 5th और चौथा ऑप्शन 7th। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दुनिया में जितने गरीब हैं उनमें कितने गरीब, मतलब हर कितने नंबर वाले गरीब ना इंडियंस हैं। मतलब एक बार ऑप्शन मैं बता दूं फिर अच्छे से समझाता हूं आपको। वैसे आपको समझ में आ गया होगा समझाना क्या, लेकिन फिर भी आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। थोड़ा मैं भी देख लूं मैं कितना समझा सकता हूं। तो इसका सही आंसर है 3rd। एवरी 3rd पुअर पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। दुनिया का हर तीसरा गरीब इंसान का मतलब पॉवर्टी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। भारत में ज्यादातर जो गरीबी मेजर की जाती है वो रिलेटिव पॉवर्टी, दूसरे से खुद को कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं,
कि हम उनके कंपेरेटिव बहुत गरीब हैं, लेकिन असली में जो पॉवर्टी होती है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, जहां पे इंसान बचपन से ही गरीब होता है, कंपैरिजन वाली बात ही नहीं होती, जहां पे वो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। तो दुनिया में जितने गरीब है ना, उनमें हर तीसरा गरीब इज एन इंडियन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237 है, और क्वेश्चन है हमारा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू, पॉपुलेशन की डेंसिटी से क्या तात्पर्य है, मतलब रेफर्स टू व्हाट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हमारा नंबर ऑफ पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड एक्सक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड रिवर्स, तीसरा ऑप्शन नंबर ऑफ पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड एक्सक्लूडिंग रिवर्स एंड सीज इन द कंट्री, और चौथा ऑप्शन है हमारा नंबर ऑफ पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नंबर ऑफ पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर्स। इट हार्डली मैटर्स कि वो सी है या लैंड है या क्या है या रिवर है या नहीं है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर कितने हैं। ठीक है, डेफिनेशन बस इतनी है और कोई बात नहीं कही गई है कि उसमें लैंड आएगा, रिवर आएगा, सी आएगा, क्या नहीं आएगा। तो हम सिर्फ एक ही चीज मान के चलेंगे कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, हिंदी में कहते हैं घनत्व। ठीक है, डेंसिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238 है, और क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज प्रेजेंट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज, इंडिया की जो प्रेजेंट डेंसिटी है ना पॉपुलेशन की, वो कितनी है एज ऑन अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 के हिसाब से। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 344 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 464 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 390 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर, और चौथा है 440 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 464 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। ये एकदम लेटेस्ट डेटा है एज ऑन अप्रैल 2020। इंडिया की प्रेजेंट डेंसिटी पॉपुलेशन की है 464 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239 है, और क्वेश्चन है हमारा, जीनी कोएफिशिएंट इज ऑफन यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इन, जो जीनी कोफिशिएंट है ना, वो जो पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है किस टर्म्स में। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एब्सोल्यूट टर्म्स, दूसरा ऑप्शन रिलेटिव टर्म्स, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रिलेटिव टर्म्स। जो जीनी कोफिशिएंट है वो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है पॉवर्टी को मेजर करने में इन द रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स में मेजर करने में इस्तेमाल किया जाता है जीनी कोफिशिएंट। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240, और क्वेश्चन है हमारा, द डैश इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्संस इन द लेबर फोर्स पर 1000 पर्संस। ठीक है, अभी वी हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। तो इन्होंने बोला इनमें से क्या इस्तेमाल होता है डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्संस इन द लेबर फोर्स पर 1000 पर्संस। 1000 लोगों में कितने लोग लेबर्स हैं वो डिफाइन करने हैं। पहला ऑप्शन है हमारा WPR, जिसे कहते हैं वर्क पार्टिसिपेशन रेट। दूसरा ऑप्शन है हमारा LFPR, जिसे कहते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तीसरा है CWS, दैट इज कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी, और चौथा है CDS, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन दे देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B, LFPR. The LFPR is defined as the number of persons in the labor force per 1000 persons. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म में वापस रिपीट कर रहा हूं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्संस इन द लेबर फोर्स पर 1000 पर्सन।